तो पहले दिन से कहता हूँ कि डायलॉग के बगैर, पॉलिटिक्स में एंगेजमेंट के बगैर मामलात आगे नहीं चलते। आपकी 2/3 मेजॉरिटी भी हो तो आपको आगे लेके आपको चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी अब अंदाजा हो गया होगा कि अल्टीमेटली इस मुल्क में हमने डायलॉग के साथ पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ मिला के उनके साथ बैठ के मामलात चलाए जा सकते हैं। तो अगर वो KPK का अल्लाह करे वहाँ भी अमन हो जाए, वहाँ जिरगा कामयाब हो जाए और वफाक में भी जिस तरह आज पॉलिटिकल जमातें सारी देखें तो हमारे अवाम भी सुख का सांस लें, हमारा मुल्क आगे चले, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएं, हम हमारे जो मसाइल हैं जो खित्ते में हमारे मुल्क में हमें खारजी मसाइल हैं उन चीज़ों से हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और यही दानिशमंदी है तो मलिक साहब कौमें वही तरक्की करती हैं जहाँ हम आपस में बैठ के आप बेहतर काम। अब वो दौर चला गया, ये 2024 है, अब 1988 या 85 नहीं है। वो लड़ाई भी देखें, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद फिर भी MRD मुसलमान नुसरत भुट्टो साहबा ने उन्हीं लोगों के साथ मिलकर चलाई जो पहले फांसी का मुतालबा, हुकूमत के जाने का मुतालबा करते, तहरीक चलाने का। तो उसके बाद देख लें फिर बीबी की शहादत के बाद फिर चौधरी परवेज लाई या उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हमने हुकूमत चलाई, क्योंकि मुल्क के लिए आपको कई अपने जाती इश्यूज को पीछे करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और रिकन्सिलिएशन या कंसेंसस या डायलॉग या ये सारी चीजें इस मुल्क की बहुत बुनियादी जरूरत है। तो ये समझ लिया जाए नदीम चंद साहब के पीपल्स पार्टी PTI कहीं आगे चल के किसी सियासी मोड़ पर मिल बैठ कर हुकूमत साजी का हिस्सा भी बन सकती हैं? बिल्कुल जी, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ भी हो सकता है। ये मैं तो कभी इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है। वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के सालमियत के लिए जो भी बेहतर हो वो होना चाहिए। नदीम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी कंपेन चलती है, कोई भी सियासी जमात बाज़ार ये नज़र आता है कि अपने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के नीचे आ चुकी है। PTI को भी कल से बड़ी शदीद तनकीद का सामना जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर दाखिला के साथ बैठे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सियासत जो सोशल मीडिया है ये कितना बड़ा दबाव की हैसियत इख्तियार कर चुका है? देखिए जी, सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन अगर आप मीडिया या सोशल मीडिया के ज़ेरे असर आकर आप पॉपुलर बातों को ही हर वक्त अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो फिर आप विजन यही होता है कि लीडर कौम को लीड करता है, कौम लीड नहीं करती। लीडर अपना विजन देता है, वो लीड करता है, वो एजुकेट होता है। पॉलिटिक्स में जो एजुकेटिव रोल है उसका मतलब ही ये है कि सियासतदान जो है वो अपने कौम को एजुकेट करें, वो मोटिवेट करें, वो लीड करें। और जो मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जो बैठ के जिरगा, अब इसका क्रेडिट भी तो फिर देखे ना उनकी लीडरशिप को जाएगा और उनको जाएगा कि वो सारे बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि वफाक के साथ लड़ाई आप हमारे ना आइन में गुंजाइश है, ना हमारे मुल्क में गुंजाइश है, ना हमारे कल्चर में गुंजाइश है। तो आपने सूबे में हुकूमत है, आपने वफाक के साथ मिलकर चलना है। आपने अमन के लिए, आपने अपने सूबे के अमन के लिए, अपनी आवाम के अमन के लिए तो आप अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठेंगे। आपने टेलीफोन किया, वो सारी जमातें आपके पास आ गई, इसमें उनकी इज्जत बनी, उनका कद बढ़ा। और मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो तनकीदें करते हैं, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। नदीम साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो आज कहा कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, क्योंकि नंबर्स के हवाले से PTI भी दावेदार है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए मौलाना फजल रहमान के पास जाना पड़ता है बार बार। अगर नंबर्स पूरे थे तो फिर PTI पीपल्स पार्टी को या PMLN को ज़रूरत क्या है? क्योंकि कुछ शिकायत ऐसी भी आ रही है कि हमारे लोगों को जो है वो धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, वोट खरीदने की बात भी की जा रही है। ये PTI इल्ज़ाम लगाती रहती है। देखिए जी, मेरे ख्याल में मैं तो डराने धमकाने पे या खरीदो फरोख्त पे यकीन नहीं रखता। अगर हुकूमत को ऐसा काम कर रही है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। डायलॉग के साथ ही आप मिल बैठ के काम करें। जिस तरह अब माहौल पैदा होता जा रहा है KPK के अंदर और वफाक के अंदर, मैं समझता हूँ इसी तरह आगे भी हमें चलना चाहिए। हमें जो नफरत है, जो शिद्दत, जो सियासत में शिद्दत है, उसमें आप जैसे लोगों को भी किरदार अदा करना चाहिए, जो मीडिया के लोग भी हैं, और सियासतदानों को भी किरदार अदा करना चाहिए कि वो शिद्दत
वो पोलराइजेशन वो खत्म होनी चाहिए। 20वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क भर के वकला ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। वकला बरादरी भी कहीं ना कहीं हमें तकसीम तो दिखाई देती है, लेकिन मुल्क के सीनियर कानूनदान यही समझते हैं कि आईनी तरामीम अगर कंसेंसस के साथ हो जाए, तमाम सियासी जमातें जिस तरीके से मिल बैठी हैं, पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हो चुका, कल दूसरा इजलास होगा, इसके बाद इन तरामीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस्लाहात होंगी और जुडिशल जो रिफॉर्म्स की बात की जाती थी उसके हवाले से भी बहुत बेहतरी आ सकती है। हाफिज़ इसाम अहमद मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हाफिज़ साहब, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो गया, तमाम सियासी जमातें मिल बैठी, अब जो आईनी तरामीम की बात की जा रही थी, आपको लगता है कि ये मामला अब किसी नतीजे पे पहुंचेगा, तमाम सियासी जमातें मिलकर इसे पार्लियामेंट से मंजूर करा लेंगी, या इख्तलाफात अपनी जगह पर अब भी मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, एक तो ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस प्रोसेस के अंदर है, सब तो बड़ी खुशाइन बात ये है कि सारों ने इसके अंदर जो है अपना इनपुट देना शुरू कर दिया है। बाकी रही बात कि जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक वोटिंग का जो एक प्रोसेस है वो है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट फेज के अंदर ये है कि अगर आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो जितने भी पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, उनका इसके अंदर इनपुट आना चाहिए। और ये इनपुट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर एक जो फंडामेंटल जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, आप उसको जो है दूसरी जगह देने जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो दुनिया भर के 70 ममालिक से ज्यादा मौजूद है, और ना उससे सेपरेशन ऑफ पावर्स, ना इंडिपेंडेंस और जुडिशरी इफेक्ट होती है। तो यही दो चीजें कंसर्न थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये किसी ब्रॉड एजेंडा के ऊपर आ जाते हैं, और मैं ये समझता हूं कि तीन चीजें बड़ी ब्रॉड हैं। एक ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दूसरा ये है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो बनाने हैं, उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की एलिवेशन करनी है, या उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतालिक आपने एक पैनल या जो भी प्रोसेस करना है, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उसका एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है। तो ये एक बड़ा है। तीसरा जो इसके अंदर है वो है आपकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को किस तरह इफेक्टिव किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं वो अपनी इफेक्टिव डिलीवरी जो है वो सारे प्रोसेस के अंदर करें। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को जो फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट है उस पर भी चार्ज करें। अगर कोई इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट कर रहा है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, तो उसका भी एक चेक एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए, कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर है। तो अगर मलिक साहब तीन इन चीजों के ऊपर ब्रॉडली ये लोग तय कर लेते हैं, और ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो 2006 से सीओडी के अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका इस कंसेंसस मौजूद है, और मैं ये समझता हूं कि बात इससे आगे बढ़नी चाहिए। हम सब, लेकिन जो एतराज करने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर सीओडी के अंदर ये सारी चीजें मौजूद थी, 2024 तक का इंतजार क्यों किया गया? फिर 2024 की अगर बात की जाए तो फिर 25 अक्टूबर डेट को टारगेट रख के ये सारी तरामीम क्यों की जा रही हैं?